आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। और आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शॉर्ट में हम MOI इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नाम या इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझा सकूं। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हमें उस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया क्या और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एरिया, मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो जब आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर रहे हो, जिसमें मैकेनिक्स भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पार्ट है, ठीक है, तो इसमें मास और एरिया जो है इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जब आप एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो मास और एरिया जो है, कोई भी बॉडी हो, जब आप डिज़ाइन करते हो तो मास और एरिया इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसीलिए हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि कहाँ पे एक्चुअली वो मास या एरिया एक्ट करता है या कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर ऑफ एरिया कहाँ पे होता है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ एरिया का मतलब ये है कि जो भी बॉडी है उसका मास और एरिया किस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बॉडी में। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि मास इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो मास इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई बॉडी हमारे पास है, ठीक है, जिसका मास m2 है, और एक ये जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, सॉलिड सिलेंड्रिकल, और एक होलो सिलेंड्रिकल है। दोनों का रेडियस सेम है और होलो सिलेंडर का जो है मास m1 है। ये दोनों बॉडी एक ही जगह पे रखी हुई है, एक इंक्लाइन प्लेन पे। कोई एक कांस्टेंट एंगल अल्फा आप ले लीजिए, जिस इंक्लाइन सरफेस पे ये दोनों रखी हुई है। और दोनों बॉडी किस तरीके से मोशन कर रही है? स्लाइडिंग मोशन, स्लाइड कर रही है, मतलब रोलिंग नहीं हो रहा है, स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों बॉडी स्लाइड करे तो आप सोचिए कि कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे आएगी। आप दिमाग लगाइए। तो जब आप इस तरीके से इसको स्लाइडिंग मोशन कराएंगे, अलग अलग मास का जो बॉडी है, सेम रेडियस का सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक होलो सिलेंडर है, और हम स्लाइडिंग मोशन करा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि दोनों ही बॉडी एक साथ नीचे आती है स्लाइड होके। क्लियर है? और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। इसी मास को हमने ले लिया, m2 सॉलिड सिलेंडर का मास है, m1 होलो सिलेंडर का मास है, दोनों का रेडियस सेम है, r आप ले लीजिए रेडियस, और ये इंक्लाइन, सेम इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है। अब इस बार इसको हम स्लाइडिंग ना करा के रोलिंग करा रहे हैं, रोलिंग मोशन करा रहे हैं। ठीक है, तो रोलिंग मोशन कराने से क्या होगा, कौन सी बॉडी नीचे आएगी? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सॉलिड सिलेंडर है वो पहले नीचे आती है और होलो सिलेंडर बाद में नीचे आती है। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चलता है कि अगर बॉडी में कोई बॉडी मूव कर रही है ना, रोलिंग मोशन कर रही है, तो उस बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस बॉडी में कैसा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ m2 बॉडी पूरा सॉलिड है तो मास पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे होलो सिलेंडर है तो इसका मास जो है उसके सरकमफ्रेंस में या अराउंड इसके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, बॉडी जब रोलिंग मोशन में हो या एंगुलर मोशन में हो या रोटेट कर रही हो, तो उस केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी को हम मास इनर्शिया कहते हैं कि मास का क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब बॉडी मूव कर रही हो या रोलिंग हो या एंगुलर मोशन कर रही हो। क्लियर है? एक थोड़ा सा एग्जांपल है आपको समझने के लिए। अब हम आगे समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया क्या या इसका यूज़ क्यों है। ठीक है, तो सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हम इस तरीके से दो बॉडी ले लेते हैं। एक छोटी बॉडी है, एक बड़ी बॉडी है, कार है, एक ट्रक है ना। कार का जो मास है लो मास है ना, और ये ट्रक जो है हाई मास है, इसका मास ज़्यादा है। और दोनों ही बॉडी में हम क्या कर रहे हैं,
इक्वल फोर्स लगा रहे हैं या इसको इक्वल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो समान एनर्जी देने के बाद आप क्या देखेंगे, जो कम मास का बॉडी है वो हाई स्पीड से ये आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है बॉडी में क्या है, वो लीनियर मोशन है ना, एक स्ट्रेट पाथ में ये मोशन कर रहे हैं, लीनियर मोशन है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा लीनियर वेलोसिटी होगा, और लो मास में हाई वेलोसिटी होगा कंपेयर टू हाई मास। अगर हाई मास में ही उतना फोर्स, उतना ही हम एनर्जी प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे मास ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो कम होगा। क्लियर है? तो देखेंगे कि जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, चाहे आप लो मास वाली बॉडी को ले या हाई मास वाली बॉडी को लो, किसी भी एक एग्जांपल को आप ले लीजिए। जैसे हम लो मास वाली बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, इसमें जितना भी काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे, यानी कम काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे तो कम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, लीनियर वेलोसिटी होगा। अधिक एनर्जी लगाएंगे तो अधिक वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है बॉडी में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर। अगर कम मास है तो अधिक वेलोसिटी होगा, है ना, अधिक मास है तो कम वेलोसिटी इसमें आएगा सेम फोर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है या गतिज ऊर्जा है इस मूविंग बॉडी में, जो कि एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो कर रही है, उसका काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मास पे डिपेंड करता है। कम मास है तो अधिक एनर्जी उसमें होगा, अगर अधिक मास है, मास ज़्यादा है उस बॉडी का, तो कम एनर्जी उसमें होगा सेम फोर्स पे। क्लियर है? तो जब भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, लीनियर वेलोसिटी हो, तो वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। m बॉडी का मास है और v उसका लीनियर वेलोसिटी है। तो ये इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जब हम कैसे कैलकुलेट करें, जब कोई बॉडी एक लीनियर मोशन कर रही हो, तो इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको लीनियर मोशन जब हो रहा हो बॉडी में, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस पे डिपेंड करता है, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो, तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें, या काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो इस तरीके से कोई मास है, दो कंडीशन हम लेते हैं, एक मास, सेम मास है m। अब ये जो मास m है, कोई बॉडी है उसका मास m है, ठीक है, उसको हम एक पॉइंट O के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, एंगुलर मोशन दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले मास m को हम छोटे डिस्टेंस r पे रोटेट कर रहे हैं O के रिस्पेक्ट में, और उसी मास को फिर हम बाद में बड़े डिस्टेंस कैपिटल R लेते हुए O के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं। तो इसको हम इस पाथ को फॉलो करते हुए, या इस पाथ में इस बॉडी मास को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो पहले कंडीशन पे आप देखेंगे कि ये मास जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या इसका पाथ छोटा है, और सेकेंड कंडीशन में आप देखेंगे जो मास है, जो बॉडी है ना, वो सेंटर से उसका डिस्टेंस बड़ा है, कैपिटल R है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इसका जो पाथ है वो लंबा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मास ऑफ बॉडी क्या है, m है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लीनियर एंगुलर मोशन कर रही है। तो लीनियर वेलोसिटी इस बॉडी का कांस्टेंट है, v है। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हम दे रहे हैं कि कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से ये क्या है, आगे बढ़ रही है या मूव कर रही है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये एक समय t है, कोई भी समय t, एक कांस्टेंट टाइम t लेते हैं जिस पे ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दोनों बॉडी कांस्टेंट डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी। मान लो पहली कंडीशन में बॉडी m आगे बढ़ गई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सेकेंड कंडीशन में भी ये आगे बढ़ी। तो कहाँ से, ये A से B तक आगे बढ़ी है, तो A से B दोनों ही कंडीशन में इक्वल होंगे, क्योंकि कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी है, टाइम भी कांस्टेंट है, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी दोनों ही बॉडी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी या इसका जो ट्रांसलेशन स्पीड है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से हमने इसको मूव किया हुआ है। लेकिन आप ध्यान देंगे
कि पहली कंडीशन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसके सेंटर पे, ये वाला एंगल θ1, और सेकेंड कंडीशन में ये एंगल θ2। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा, या क्या एंगल ये समान होगा, ये सोचना है। तो आप देखेंगे कि पहली कंडीशन में ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये एंगल बड़ा होगा क्योंकि ये यहाँ पे r का वैल्यू छोटा है। और सेकेंड कंडीशन में θ2 है तो θ2 θ1 से छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे ये रेडियस r जो है बड़ा है। इसका मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसके बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है। सेम मास है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये एंगुलर मोशन कर रही है और डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से इस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलग अलग होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू θ/t होता है। मान लो ये बॉडी पहले कंडीशन में आप देखेंगे कि 1 सेकंड में पूरा एक चक्कर घूम रही है, तो यही बॉडी 1 सेकंड में एक चक्कर नहीं घूम पाएगी क्योंकि इसका जो पाथ है वो लंबा है ना, इसका पाथ छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी पहले कंडीशन में अधिक है और इसका एंगुलर वेलोसिटी कम है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि प्रति सेकंड में ये अपने सेंटर पॉइंट से कितने डिग्री से रोटेट कर रही है, जिसको हम रेडियन पर सेकंड से डिनोट करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें ये केवल मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है तो यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो केवल मास पे डिपेंड नहीं करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि कितने रेडियस से ये रोटेट कर रही है इस पे डिपेंड करेगा, इसके एंगुलर वेलोसिटी पे ये डिपेंड करेगा। तो हम जब बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो तो उस केस में हाफ ऑफ mv² इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि जब भी एंगुलर मोशन कर रही हो कोई बॉडी तो सीधा सीधा हम हाफ mv² इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जब बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें? तो जब भी कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम हाफ I W का स्क्वायर इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे I और W इस टर्म का यूज़ करते हैं M और V के जगह पे। तो ये I क्या है और ये W क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और W क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है उस बॉडी का, जिसका हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W क्यों लिया और I हमने क्या लिया हुआ है इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और W क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, मान अब इसको समझने हमें I या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब I हमने क्यों लिया? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे जो टर्म आया है मास इनर्शिया I जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये टर्म हम यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, और साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी का हम यूज़ करते हैं, ना कि लीनियर वेलोसिटी का। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो इस तरीके से आप सॉलिड डिस्क ले लीजिए, ठीक है, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं A पॉइंट पे, स्मॉल एलिमेंट M। अब ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो t टाइम पे पॉइंट B पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोशन कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से, है ना, और ये एंगल पे थीटा कोण से रोटेट कर रही है t टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ बॉडी क्या है? m है, जो छोटा एलिमेंट हमने लिया हुआ है। साथ ही साथ ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ये v क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी है इस मास m का। ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है k, और ये t टाइम में हम a b डिस्टेंस ट्रैवल करा रहे हैं इस मास को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने mv² के जगह IW² लिया हुआ है ना, क्योंकि
देखिए काइनेटिक एनर्जी हमने पहले डिस्कस किया कि केवल मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने आई टर्म को यहाँ पे लिया हुआ है और वी के जगह ओमेगा लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्यों लिया है ना, हमने लीनियर वेलोसिटी के जगह एंगुलर वेलोसिटी क्यों लिया हुआ है, इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे कि इस डायग्राम में जो एंगुलर वेलोसिटी होता है किसी भी बॉडी का W, ये θ/t के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मास m जो है A से B तक ट्रैवल कर रही है t टाइम पे, तो ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ये AB/t ये लीनियर वेलोसिटी होगा या ट्रांसलेशन वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन इसी मास को अगर हम O से कम डिस्टेंस पे ले, मान लो A डेज पे इस मास को ले, तो इसी t टाइम में ये B डेज तक ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसी मास को हम जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर रही है उसके नज़दीक ले जाएं, तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस कांस्टेंट टाइम पे। पहले ये r डिस्टेंस पे मास m था, तो A से B तक डिस्टेंस ट्रैवल किया t टाइम पे, और इस मास को अगर हम A डेज पे ले जाएं तो उसी t टाइम पे ये B डेज तक ट्रैवल करेगी, और A डेज B डेज क्या है, A B से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर मास का पोजीशन हम चेंज कर दें ना, तो क्या होगा, इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम मास को कहीं पे भी ले रखें, ए पे रखें या ए डेज पे रखें, तो उस केस में उस टी टाइम पे ये थीटा डिग्री से ही मूव करेगी। तो थीटा डिग्री इस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है क्या, इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस केस में लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी को ना लेके एंगुलर वेलोसिटी W को लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है जब ये बॉडी क्या हो, रिजिड बॉडी हो। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो उसको कैलकुलेट करने के लिए ½ I W² लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें I का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि I क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इस छोटे से एलिमेंट को हम यूज़ करेंगे, m को। m A पे है और ये A से B तक ट्रैवल कर रही है, ए बी लीनियर वेलोसिटी, मान लो या छोटा सा ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ए बी। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस छोटे से मास के लिए ½ mv² होगा। b क्या है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी इस मास m का, और इस छोटे से एलिमेंट को लेके हम क्या कर रहे हैं, I की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे W क्या है, θ/t लिख सकते हैं इसको, है ना, जिस कौन टी टाइम में कितने एंगल से ये रोटेट कर रही है, अगर ये निकाले तो ये एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल जाएगा रेडियन/सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, mv² = I। और ये थीटा को देखिए, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, एंगल है, और ये ए बी क्या है, ये आर्क है और ये रेडियस r है। तो एंगल = आर्क इंटू रेडियस, इसको हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमें मिल जाएगा mv² = IAB r/t का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो mv² = IB/r का स्क्वायर मिलेगा। b/r क्यों, देखिए ए बी आर्क है और ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो ये लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी v के टर्म में हमने लिख दिया ऊपर ना, AB/t को, तो ये b/r का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली v² दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली हमें I का वैल्यू मिल जाएगा mr का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो, जिसका मास m हो, तो वो किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट में रोटेट करती है। तो उस पॉइंट के अबाउट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये m × r के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली हम इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ½mr² W का स्क्वायर। क्लियर है। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रही हो, तो
वो बॉडी क्या करता है, एंगुलर मोशन को रजिस्ट करता है, या उसमें जो रजिस्टिंग पावर होता है उसको मेजर करने के लिए एक पैरामीटर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पैरामीटर है, या एक आप बोल सकते हो कि कोई बॉडी जब रोटेट कर रही है तो बॉडी कम स्पीड से रोटेट करेगी या अधिक स्पीड से रोटेट करेगी, इसको मेजर करने का जो पैमाना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करें, कैसे करें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, बॉडी के मास और उस किस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही है, वहाँ से उस बॉडी का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा ये हमें मिल जाए तो हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू आर के स्क्वायर। मास क्या है, एम क्या है, बॉडी का मास है, और आर क्या है, वो मास या वो बॉडी जो है किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, वहाँ से वो मास का कितना डिस्टेंस है। तो आर डिस्टेंस है जिस एक्सिस के अबाउट ये मास जो है रोटेट कर रही है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी जिसका मास एम है और जो किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोशन कर रही है। क्लियर है। इसका यूनिट की बात करें तो ये केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एसआई यूनिट, या केजी मिलीमीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एम का यूनिट केजी में और आर का यूनिट मीटर या मिलीमीटर में है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एंगुलर मास भी कह सकते हैं और रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। एक तरीके का ये इफेक्ट है मास का, जिसके कारण जो ये दिखाता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है बॉडी में और किस तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होने के साथ वो एंगुलर मोशन कर रही है। तो एंगुलर मोशन को रजिस्ट करने के लिए या कितना रजिस्टिंग पावर है एंगुलर मोशन में, उसको मेजर करने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से 3 ऐसे ब्लॉक्स हैं, सॉलिड ब्लॉक है, आप ले लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, इसका मास एम है ना। तो पहले तीनों को हमने इस तरीके से इसमें होल बना दिया है। एक पहले कंडीशन में लेफ्ट तरफ हमने होल बना दिया, दूसरे में राइट तरफ, और थर्ड में हमने बीचों बीच क्या किया है, उसका होल क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर अगर कोई बॉडी है तो हम जानते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, बिल्कुल इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है, या सेंट्रॉइड इसका सेंटर पे होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर पे है। तो यदि हम इसको लेफ्ट तरफ को एक्सिस मान के रोटेट करें, यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करें, तो आप सोचिए कि इसको रोटेट करने में आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा या कितना इसमें काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। उसी तरीके से आप सोचिए सेकंड कंडीशन में कि जब हम इसको राइट तरफ इस होल पे एक्सिस मान के इसको रोटेट करें, तो इस केस में आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम या अधिक। और तीसरा कंडीशन आप सोचिए कि जब इस बॉडी को हम बीचों बीच जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है वहीं से अगर रोटेट करें, तो इस केस में हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि बॉडी को कंटिन्यू रोटेट करने के लिए आपको पहले और दूसरे कंडीशन में अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा, या इस केस में अगर हम रोटेट करते हैं तो अधिक एंगुलर मोशन हमें नहीं मिलेगा पहले और दूसरे कंडीशन में, और तीसरे कंडीशन में हम थोड़े सा एफर्ट लगा के इसको अधिक एंगुलर मोशन प्राप्त कर सकते हैं, या इजीली इसको रोटेट कर सकते हैं अधिक देर तक, या अधिक एंगुलर वेलोसिटी हमें या एंगुलर मोशन यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो देखेंगे कि जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है वहाँ से उसका मास का डिस्टेंस कितना दूर है, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना कम हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। एम कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो आर का वैल्यू अगर बढ़ा दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बढ़ेगा। तो आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि तीसरे कंडीशन पे क्योंकि मास यहीं पे है और इसी एक्सिस के अबाउट में हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो आर का वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो तो उस बॉडी को हम
इजीली क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कम एफर्ट देके अधिक एंगुलर मोशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं जब कोई बॉडी मास किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप एक डंबल ले लीजिए, दोनों डंबल जो है आपके हाथ के पास है और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में मान लो आप रोटेट कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन आप ले लीजिए, थोड़ा सा वेट आप दूर रखिए जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो इस केस में आप रोटेट करिए, तो आप पाएंगे कि पहला वाला जो कंडीशन है इसमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस डंबल को रोटेट कर सकते हैं, बल्कि दूसरे कंडीशन में हम को रोटेट करने में बहुत दिक्कत होगा या हमें अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा, आसानी से हम इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मास है वो आपके हैंड के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया मास का, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इजी हम रोटेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप मास को दूर दूर कर दिए हैं, तो मास क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, हमारा हाथ क्या है, एक्सिस है, हमारे हैंड के अबाउट में रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस आर क्या है, बढ़ गया है, तो जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और हम इसको इजीली रोटेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से कोई बॉडी जिसमें मास है उसको रोटेट करने के लिए हमें कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अगर हम अधिक एंगुलर मोशन देना चाहते हैं कम एफर्ट लगा के। और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई हैमर है जिसका सेंटर ऑफ मास इसके हथौड़े की तरफ होगा, जहाँ पे इसका मेन बॉडी है, सेंटर ऑफ मास हमें पता है कहाँ पे होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया हुआ था। अब इस हैमर को हम पहले कंडीशन में इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आप देखेंगे कि इस केस में मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में डिस्टेंस आर है, और दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि हम उसको थोड़ा सेंटर ऑफ मास के पास हाथ से पकड़ के उसको रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है। तो किस केस में अधिक रोटेशन मिलेगा आप समझिए, है ना। तो आप देखेंगे कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाए, आर बढ़ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मास तो कांस्टेंट है, हम किस पॉइंट के अबाउट इस हथौड़े को रोटेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में इसमें एंगुलर मोशन कम होगा और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा एंगुलर मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और पहले कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही हो किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट में, तो कितना रेजिस्टेंस है वहाँ पे उसके एंगुलर मोशन में, उसको मेजर करने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करते हैं। आई होप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी मास या मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज़्यादातर यूज़ हम लोग मास वाले बॉडी के लिए यूज़ करते हैं या ऐसे बॉडी के लिए यूज़ करते हैं जिसमें मास हो और जो रोटेट कर रही हो। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ कभी कभी हम एरिया या प्लेन एरिया के लिए भी करते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया के बारे में। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसे मास के लिए हम यूज़ करते थे, वैसा ही एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया क्या है, एक जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी किसी एरिया का जो ये दिखाता है कि उसका एरिया किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे प्लेन सरफेस पे। ठीक है, तो कोई भी एरिया किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रही हो तो उस पॉइंट के अबाउट में उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है ये शो करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो एक किस तरीके से एक एरिया ए है और एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना है। तो ये वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे एरिया है और वाई एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे मास के लिए यूज़ करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = A × R का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मास की जगह हम एरिया का यूज़ करेंगे और किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया का, वहाँ से उस एरिया का डिस्टेंस R जिसका स्क्वायर लेंगे और इस तरीके से I = A × R का स्क्वायर लेके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।
मान लो इस फिगर में आप देखेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स देखिए इज इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर। एक्स से एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं तो एक्स से वाई डिस्टेंस, तो इसलिए वाई का स्क्वायर। वैसे ही वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर। तो जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस के अबाउट हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं कि उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस से उसका डिस्टेंस को स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट करते हैं और इसको आई एक्स या आई वाई इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई एक्स से डिनोट करेंगे, अगर वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई वाई से डिनोट करेंगे। इसके यूनिट की बात करें तो देखिए ए का एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वाई का यूनिट या डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो फाइनली इसका यूनिट या एस आई यूनिट मीटर टू दी पावर 4 हमें मिलेगा, या एम का घात 4 इसको आप ले सकते हैं। एम या मिलीमीटर में आपको लेके सॉल्व करना है। ठीक है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया है इसको हम डबल मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। डबल मोमेंट ऑफ एरिया कैसे, देखिए मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। किसी एक्सिस के अबाउट में अगर कोई फोर्स लग रहा हो या कोई फोर्स किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ये क्या होता है, मोमेंट होता है। तो ऐसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। किसी एक्सिस के अबाउट में किसी एरिया का मोमेंट निकाले तो क्या होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में इस एरिया का मोमेंट क्या होगा, ए इंटू वाई, है ना। तो ये एक बार मोमेंट मिला, अब फिर से उसका डबल मोमेंट निकाला है ए वाई इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई का स्क्वायर होगा। तो फाइनली ये जो आपने लिया हुआ है आई एक्स इज इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर या आई वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये क्या है, डबल मोमेंट है एरिया का। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को हम डबल मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया इज आल्सो नोन एज डबल मोमेंट ऑफ एरिया। आई होप कि मोमेंट ऑफ एरिया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मास और एरिया का कॉन्सेप्ट सेम ही है। कहीं कहीं पे हम मास को कंसीडर करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, कहीं कहीं पे हम एरिया को लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस एप्लीकेशन के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ले रहे हैं या किस एनालिसिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ले रहे हैं। दोनों ही कंडीशन कब आएगी, जब कोई बॉडी क्या कर रही हो, एंगुलर मोशन कर रही हो या किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही हो, ठीक है, या उसमें रोटेशन हो रहा हो, तभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया के बारे में और कुछ समझ लेते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो बेसिकली जब हम बीम को डिज़ाइन करते हैं तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसका मेज़रमेंट करने के लिए कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वो जो बीम हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना लोड रेजिस्ट कर सकता है, किस लोड पे बेंड होगा, किस सिचुएशन में कम बेंड और किस सिचुएशन में अधिक बेंड होगा, इसको डिज़ाइन करने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को यूज़ करते हैं। तो बीम को डिज़ाइन करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया यूज़ होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया जब कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे इस तरीके से कोई प्लेन एरिया है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, तो इसका सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड हमें पता रहता है ना। हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इस तरीके से हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लिया है, हमें आता है कि हम किस तरीके से सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ से हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो सेंट्रॉइड से जो भी एक्सिस ड्रॉ किया वो सेंट्रॉइडल एक्सिस कहलाता है। ठीक है। तो इस एक्सिस, इस सेंट्रॉइड पॉइंट पे ही इसका एरिया क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो एरिया जहाँ पे है कॉन्सेंट्रेटेड या जहाँ पे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया का, उसके पास अगर एक्सिस हो और उस एक्सिस के अबाउट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो कम होगा क्योंकि डिस्टेंस कम होगा। ठीक है। तो कोई भी प्लेन एरिया आप ले रहे हैं तो उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो किसी भी प्लेन एरिया की बात करें तो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस चाहे एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, इसी के अबाउट ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है अदर एक्सिस के अबाउट के कंपैरिजन में। तो जब भी आप स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें प्लेन एरिया के लिए तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी प्लेन फिगर के लिए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम समझते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे। जैसे इस तरीके से बीम आपको दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल बीम है और ये किस तरीके से रखी हुई है आप देखिए। इसका लेंथ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकली इसका थिकनेस है। तो ये इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो इसको हम बेंड करेंगे तो ये इजीली क्या होगा, ज़्यादा बेंड होगा, है ना। मान लो लोड अप्लाई कर रहे हैं कोई कांस्टेंट लोड, तो इस पर ये डिफ्लेक्ट हुआ तो इसमें अधिक डिफ्लेक्शन होगा जब बीम को हम इस तरीके से रखें। और सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि अगर हमने उसी बीम को ऐसे इस पोजीशन पे रखा हुआ है, मतलब हाइट वाला वैल्यू ज़्यादा है, ये हाइट ज़्यादा है और वेट जो है कम है। तो अगर इस तरीके से इस बीम को रख दें और उतना ही लोड अप्लाई करें तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इसमें कम आएगा या कम बेंडिंग होगा। तो आप जब भी आप घरों में देखेंगे या स्ट्रक्चर जो भी डिज़ाइन रहता है तो बीम कभी भी इस तरीके से रखा नहीं जाता है। बीम का हाइट वाला जो पोर्शन है वर्टिकली रखा जाता है और वेट वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, क्योंकि अगर हम बीम को इस तरीके से रखें तो लोड पे अधिक डिफ्लेक्शन हो सकता है और इस तरीके से रखते तो कम डिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रीज़न है। देखिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ये होता है BH³ और HB³/12। ये कहाँ से आया इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पार्ट को समझने के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो पहले कंडीशन पे देखिए बीम इस तरीके से रखी हुई है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है और ये हाइट है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ विड्थ कितना है B और हाइट H है। तो H कम है पहले कंडीशन में और B क्या है, ज़्यादा है। तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रोइड पता है तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस है और वाई एक्सिस वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, अब ये बीम जो है किस तरीके से रोटेट कर रही है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसमें रोटेशन हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेशन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे BH³/12 होगा। क्लियर है, पहला सिचुएशन ये है। तो अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस केस में भी ये एक्स एक्सिस के अबाउट में ऐसे बेंड हो रहा है या रोटेट कर रहा है, रोटेशनल हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, BH³/12। मतलब दोनों ही केस में हम एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे जब इसका डिज़ाइन किया जाता है। तो किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होगा, देखिए तो सेकेंड वाला सिचुएशन है, यहाँ पे एज का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में अधिक होगा पहले की कंडीशन के अपेक्षा। क्लियर है, इसलिए हम इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने से क्या होता है, इसका रिजिडिटी बढ़ जाता है और ये कम डिफ्लेक्ट होता है। क्लियर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया का यूज़ हम ज़्यादातर बीम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बीम के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप बीम के बारे में और आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि हम किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेशन में लेते हैं जब बीम को डिज़ाइन किया जाता है ना। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो उसके लिए मैंने बताया कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ एरिया को हम कंसीडर करते हैं बीम के लिए। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुत सारे एरिया है हमारे पास, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, ट्रायंगल है, सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल या कोई भी शेप में एरिया हो सकता है। तो उस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल के लिए मान लो इस तरीके से हमने एक प्लेन एरिया ले लिया हुआ है ना, इसका एरिया A है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी प्लेन एरिया हो, सिंपल प्लेन एरिया हो,
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे DA। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्स के पैरेलल एक्स वाई डिस्टेंस पे कंसीडर करेंगे। अगर वाई एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं तो वाई एक्सिस के पैरेलल छोटा सा एरिया या एलिमेंटल एरिया DA एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ एरिया पहले कैलकुलेट कर लेंगे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट DA वाई का स्क्वायर और वाई एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंटल एरिया DA का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा DA एक्स का स्क्वायर। हमें पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट। तो पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये हो जाएगा IX इंटीग्रेशन ऑफ DA वाई का स्क्वायर, और वाई एक्सिस के अबाउट में पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा IY इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA एक्स का स्क्वायर। तो जैसा हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते थे, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना है। और इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके ही किसी भी प्लेन एरिया का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल एरिया का ही नहीं, आप इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आज के लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।